नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं खबरों खिलाड़ी। मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा। 3 राज्योयों के चुनाव हो चुके हैं, 2 के अभी बाकी हैं। पश्चिम बंगाल में तस्वीर कैसी दिख रही है, क्योंकि इस हफ्ते पश्चिम बंगाल से खूब सारी खबरें आई। पश्चिम बंगाल में एक ओवैसी फैक्टर जिसकी खूब चर्चा हो रही थी, वो अब हुमायूं कबीर के साथ नहीं है। ये एक बड़ा डेवलपमेंट इस हफ्ते दिखाई पड़ता है। इसके साथ ही अमित शाह, जो कि बंगाल में ही पूरी तरह से मौजूद है लाव लश्कर के साथ, उन्होंने संकल्प पत्र, बीजेपी का मैनिफेस्टो जारी किया। बहुत सारी बातें उसमें कही गई, महिलाओं को लेकर, युवाओं को लेकर। वो फैक्टर जो ममता को प्रभावित कर सकते हैं, वो सारा कुछ उस मैनिफेस्टो में दिखाई पड़ा। तीसरी बड़ी बात जो इस हफ्ते बंगाल में दिखाई पड़ी, वो ये कि प्रधानमंत्री मोदी ने खुद 6 बड़ी गारंटी दी है। ये सारी बातें यहाँ पश्चिम बंगाल में चुनाव को कैसे प्रभावित कर सकती हैं, क्योंकि वोटिंग अभी होनी है। दूसरा स्टेट तमिलनाडु, जहाँ पर विजय की एंट्री से द्रविड़ सभ्यता को लेकर जो पार्टियां अपनी हमेशा से द्रविड़ परंपरा की लड़ाई लड़ती रही हैं, वो उनकी पेशानी पर कितना बल आता दिखता है। ये सब कुछ एक साथ इस हफ्ते चर्चा का विषय रहा। इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ अवधेश कुमार जी हमारे साथ हैं, पूर्णिमा त्रिपाठी जी हैं, अनुराग वर्मा जी हैं, राकेश शुक्ल जी हैं, विनोद अग्निहोत्री जी हमारे साथ हैं, अमर उजाला डिजिटल के संपादक जयदीप कर्णिक जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। पूर्णिमा मैम, पश्चिम बंगाल पिछले कुछ समय से, जब से चुनाव की घोषणा हुई 5 राज्यों में, उसमें जो सबसे ज्यादा सुर्खियों में राज्य रहा वो पश्चिम बंगाल रहा। प्रधानमंत्री मोदी की 6 गारंटी, बीजेपी का घोषणा पत्र वर्सेस ममता बनर्जी और टीएमसी, कैसे देख रहे हैं? नहीं, इसकी वजह चूंकि वेस्ट बंगाल पे बीजेपी ने बहुत ज़्यादा जोर लगाया हुआ था, इसीलिए वो सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड भी हुआ। हम लोगों ने भी सबसे ज़्यादा चर्चा अगर की तो वेस्ट बंगाल की क्योंकि इस बार बीजेपी किसी भी कीमत पे वहाँ से ममता को उखाड़ना चाहती है। वो अपने लक्ष्य के थोड़ी पास पिछले चुनाव में ही पहुंची थी, लेकिन हटा नहीं पाई थी ममता को। इस बार उन्होंने साम दाम दंड भेद जो करना है वो किया है। पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव अमला जो ममता बनर्जी का था, टॉप लेवल से लेके बल्क में ऑफिसर्स को बदल दिए। इतने ज़्यादा ऑफिसर्स हमने कहीं पे भी किसी भी राज्य में दूसरी जगह नहीं देखे बदले जाते। एक दो इक्का दुक्का 5-7 इस तरह के बदले गए असम में, केरला वगैरह में। बंगाल में करीब 100 के ऊपर ऑफिसर्स का तबादला कर दिया गया और चुनाव आयोग अपने बिल्कुल हाथ में उसने कंट्रोल लिया हुआ है। ममता बनर्जी ने तो हाथ खड़े कर ही दिए। उन्होंने तो कहा है कि भाई अब मेरे हाथ में तो कुछ नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर भी अगर बीजेपी बना रही है मुद्दा, तो ममता तो कह रही है कि मेरे हाथ में तो लॉ एंड ऑर्डर है नहीं, अब तो चुनाव आयोग यहाँ सरकार चला रहा है। हाँ। चुनाव आयोग सरकार चला रहा है। तो ममता बनर्जी का एक तो हमें जरूर उसकी तारीफ करनी होगी कि उन्होंने बीजेपी को बिल्कुल हेड ऑन कन्फ्रंट किया हुआ है। वो कांग्रेस की जो, हालांकि वो कांग्रेस से ओरिजिनली आती हैं, लेकिन वो कांग्रेस वाला कल्चर उनके अंदर में नहीं है कि एक कदम आगे 2 कदम पीछे वो चलते दिखाई दें। चाहे बीजेपी कितनी भी आक्रामक हुई, ममता हमेशा उससे 2 कदम आगे दुगना आक्रामक रूप में दिखाई पड़ी हैं। चाहे वो भाषा के स्तर पे हो, चाहे वो लोगों से जाके कनेक्ट करने के स्तर पे हो, या तो फिर लोगों के बीच में आ जाए, बिल्कुल, या लोगों के बीच में आ जाने वाला उनका स्टाइल हो। तो ममता बिल्कुल लगी हुई हैं, उसमें कोई शक नहीं है। और बीजेपी भी, उनको कोई शक नहीं है कि पूरी जोर आजमाइश कर रही है हटाने के लिए। एक चीज़ जो रीसेंट डेवलपमेंट है वो ममता के फेवर में जाएगी। नहीं, उसके पहले मैं SIR की बात कर लूँ। 91 लाख वोट कटे हैं, मतलब अनप्रेसिडेंटेड संख्या है ये। हर जगह हमने देखा है कि कटे हैं, हर स्टेट में जहाँ पे भी SIR हुई है, बट वेस्ट बंगाल में इतने ज़्यादा कट गए हैं वोट। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो किसको फ़ायदा पहुँचेगा, किसको नुकसान पहुँचेगा, क्योंकि कहा यह भी जा रहा है कि शुरुआती दौर में ममता ने इनके वोट कटवा दिए। अपने जो विरोधी पक्ष के वोट, बीजेपी के जो समर्थक थे, उनके वोट कट गए हैं। बाद में जब बीजेपी को ये रियलाइज़ हुआ है तो उन्होंने कोर्स करेक्शन किया और फिर ममता के जो सपोर्टर्स उनको लगे होंगे कि हैं, उनके वोट कटे हैं। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा देखना कि इतनी बड़ी संख्या में अगर वोट कटे हैं तो वो किसको नुकसान पहुंचाएंगे, किसको फ़ायदा पहुंचाएंगे। एक चीज़ जो ममता को कमज़ोर कर रही थी, वो हमने पिछले डिस्कशन में भी उसकी चर्चा की थी कि वो हुमायूं कबीर और AIMIM का साथ में आ जाना। हाँ। लेकिन अब रिसेंट जो कल परसों की जो डेवलपमेंट है, एक कोई वीडियो आया है जिसमें हुमायूं कबीर बीजेपी से पैसा लेते दिखाई दे रहे हैं, और पैसा लेते दिखाई दे रहे हैं। हाँ, बीजेपी से ले रहे हैं, ये अभी तय नहीं। वो कहना यही है कि वो बीजेपी से, ममता से तो लेंगे नहीं, और उसकी वजह से AIMIM ने उनसे अपना गठबंधन तोड़ दिया है। तो अगर ममता के वोटों में कहीं कोई सेंध लगती दिख रही थी, तो वो चीज़ अब हट गई है, अलग हो गई है। तो ममता का जो अपना वोट बैंक है वो उनके
फेवर में दिख रहा है कि खड़ा है। अब ये इंटरेस्टिंग होगा कि अब उसका फायदा कितना पहुंचता है, किसको कितना मिलता है और बीजेपी कितना कामयाब हो पाती है, क्योंकि जो गारंटीज की आपने बात की और हम तो देख रहे हैं कि अमित शाह बिल्कुल वहां पर झंडा गाड़ के बैठ ही गए हैं, वहां से तो हट नहीं रहे हैं। और जो उनका संकल्प पत्र भी आया है, जो घोषणा पत्र लेके आए हैं, उसमें हर तरह से वोटर्स को रिझाने की कोशिश है। ममता ने भी अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी है। तो बहुत इंटरेस्टिंग होगा बंगाल का चुनाव। अवधेश सर, एसआईआर का मुद्दा जो कि ममता ने राहुल से छीना, ये मैं कहूंगी राहुल से छीना, उन्होंने जमकर उठाया, काला कोट पहनी, दिल्ली में आ गई, सरकार को घेरती रही। अब बंगाल में चुनाव नजदीक है, क्या वो मुद्दा वाकई में बीजेपी को उतना प्लस दे पाएगा जितने की तैयारी बहुत समय से चल रही थी? 90 लाख वोटर बहुत होते हैं। देखिए, एसआईआर के बारे में वहाँ आऊँगा, पहले एक फैक्ट मैं देश के सामने रखता हूँ। सबसे ज़्यादा प्रतिशत में नाम गुजरात में कटे हैं, जिन लोगों ने देखा है 13.39% गुजरात में कटा है। उसके बाद उत्तर प्रदेश में 13.23%, तीसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ है 11.77%, बंगाल का स्थान चौथे नंबर पर है 11.63% और तमिलनाडु 11.55%, दोनों बराबर पर है। तो इसीलिए बंगाल को लेके तो शोर है। ये तो सब बीजेपी शासित राज्य है जहां इतने नाम कट गए हैं भयानक रूप से। तो इसीलिए एसआईआर को लेके हमारे देश में जो गलतफहमी पैदा की, अगर पूरे देश का 5,63,00,000 के आसपास टोटल नाम कटे हैं, अगर उसको मिला करके देखेंगे तो आपको पता चल जाए कि सच्चाई क्या है। अब दूसरी बात पर देखिए, पश्चिम बंगाल का इस बार का जो चुनाव है, जैसे चुनाव 2006 में भी था, 2011 में था, तो 2011 के आसपास का माहौल है। वामपंथियों का जो शासन था वो उखाड़ के फेंक दिया जाएगा, किसी को उम्मीद नहीं थी। लेकिन जब लोग मन बना लेते हैं, उसके बाद हमारा आकलन नहीं चलता है। लोगों के मन बनाने की बात है। 15 साल ममता बनर्जी रह चुकी है। बंगाल में गया हूं, आप बंगाल में जाएंगे तो जब समूह में बात करेंगे तो लोग डर से बात नहीं करते हैं। अकेले में बात करेंगे तो सच्चाई आ जाती है सामने कि भैया अगर ममता बनर्जी रह गई, आम हिंदुओं की आवाज़ है कि अगर ममता बनर्जी रह गई तो हमारे अस्तित्व पर संकट हो जाएगा। बहुत सारे टीवी चैनल के जो संवाददाता हैं वो भी धीरे धीरे, जो नहीं माने जाते थे, बोल रहे हैं कि अब यहाँ मुस्लिम बहुल राज्य हो गया है। अब हो नहीं हो, लेकिन वो स्थिति बन गई है और इसका एक भयानक डर वहाँ पैदा हुआ है इस स्थिति को लेकर। तो लोगों ने मन बनाया हुआ है। अब भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीद जगा दिया कि हम सत्ता में आ रहे हैं, उनका भय दूर हो गया। क्योंकि कई जगह मुझे कहा कि भाई सेंट्रल फोर्सेस आएगी तो सेंट्रल फोर्सेस तो फिर चली जाएगी, फिर वही हालत हो जाएगी। मालदा और मुर्शिदाबाद में पिछली बार लोकसभा चुनाव में टीएमसी को सफलता नहीं मिली। ज़्यादातर विधानसभा क्षेत्रों में दूसरे बड़े कांग्रेस, बीजेपी ये सब आगे हो गए। उसका परिणाम क्या हुआ कि हिंदुओं के गांव जला दिए गए, उन लोगों को दूसरी जगह शरण लेनी पड़ी और जब तालाब में जहर डाल दिए गए। क्या स्थिति हुई। और ममता बनर्जी वहां जाने की बजाय कोलकाता में जो है इमामों और उनकी मीटिंग कर रही थी कि आरएसएस ने करा दिया है। तो इसलिए वो एक भय वहां अभी भी है। और ममता बनर्जी की पार्टी ने जानबूझ के वो स्थिति क्रिएट किया कि भैया जो एसआईआर करने न्यायिक अधिकारी आ रहे उनको भी उठा लिया, उनको भी डिस्टर्ब किया और सुप्रीम कोर्ट को जाना पड़ा। तो वो एक वहां स्थिति है। लेकिन ऐसा है कि हम इसको 2021 से तुलना नहीं कर सकते हैं। 2021 में भी बीजेपी लड़ाई तो दी ही, 77 सीटें वो लाई है, उस स्थिति में वो कम नहीं था। तो 2021 में 77 ला सकती है, तो 2026 में उससे कम हो जाएगा, इसके हम गणना कैसे कर सकते हैं। तो इसलिए वहां का माहौल तो बदला हुआ है। एक लोगों के अंदर लग रहा है कि हम सिविलाइजेशनल वार लड़ रहे हैं पश्चिम बंगाल में। अगर हमारे अस्तित्व का प्रश्न है, अगर ममता बनर्जी रह गई, ममता बनर्जी की समस्या यह है कि अगर सरकार चली गई तो हमारा पॉलिटिक्स खत्म हो गया। इसलिए उन्होंने अपना पूरा जी जान लगा दिया। अब देखिए जो एसआईआर का प्रभाव है वहां, और मैं एसआईआर के प्रभाव पर कुछ नाम मैंने 90,83,345 जैसा कहा जा रहा है वो है। लेकिन ये क्या है कि दोनों तरफ से ये समस्या पैदा हुई है, जैसा उन्होंने कहा रहा था। लेकिन अब जैसे दक्षिण 24 परगना है, सबसे ज़्यादा मुर्शिदाबाद मालदा में नाम कटा है। दक्षिण 24 का परगना दूसरे नंबर पर है, मालदा है, हुगली है, उत्तर दिनाजपुर है। तो ये सारे क्षेत्र जो है ये ममता बनर्जी का गढ़ रहा है, जहाँ बहुत ज़्यादा नाम कटे हैं। उसके परसेंटेज भी यहाँ दिया हुआ है। और जो बीजेपी के मतुआ समुदाय वाला एरिया जो है खासकर, हाँ,
तो जो उस एरिया में भी जैसे नदिया जिला उसमें भी नाम कटे हैं और बहुत बड़ी संख्या में कटा है, बल्कि 45-50% नाम अगर कट गया है तो वो बीजेपी का कंप्लीट वोट है। लेकिन दूसरे एरिया में जहां भारतीय जनता पार्टी के जहां कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां बीजेपी को आपको वोट मिलता है, उन क्षेत्रों में उतने नाम कटे, खासकर आदिवासियों और उसका जो एरिया है नहीं कटे हैं। कुछ ऐसे है कोलकाता में जैसे नाम कटे हैं, भवानीपुर में इनके ही क्षेत्र में 38-39 हजार नाम कट गए तो वो सारे जो इनका क्षेत्र ममता बनर्जी का है। तो इसीलिए जो दिखाई दे रहा है अभी उसके अनुसार ममता बनर्जी के क्षेत्र में नाम ज्यादा कटे हैं, बीजेपी के क्षेत्र में कटे हैं, लेकिन वो अभी के हिसाब से। लेकिन पहले भी वोटिंग आप ट्रेंड देखेंगे, अब जैसे 48% ममता बनर्जी को कुल वोट है, 24% उसमें से मुस्लिम वोट है। भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम बंगाल में जितने लोग वोट डालते हैं उसमें से 60% हिंदू भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं। अगर 5 से 6% हिंदुओं ने उधर से छोड़ के ममता बनर्जी इधर वोट डाल दिया तो सत्ता पलट जाएगा केवल हिंदू के वोट से, मुसलमान वोट न भी बटे तो। ठीक है, उसकी संभावना है इस बार। देखिए ममता बनर्जी के चुनाव लड़ने का जो तरीका था वो इस बार नहीं हो रहा है। सबसे पहले वो बंगाली वर्सेस नॉन बंगाली का हमेशा जो है इस बार वो नहीं कर पाई है। दूसरा जो वो करती थी अपने को पीड़ित बताना, वो भी इस बार अभी तक नहीं हो पाया है कि हम कैसे पीड़ित है। ये दो बहुत उनके होते थे। तीसरा उनका होता था कि भाई बीजेपी गुंडों मवालियों की पार्टी है, ये तो है, ये भी भाषा इस बार उनकी दबी हुई है। और उन्होंने स्वयं जो कुछ किया है, जैसे दुर्गा आंगन की मंदिर बना के शिलान्यास करना, महाकाल का मंदिर बनाना, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने वक्फ कानून चुपचाप लागू कर दिया। वक्फ कानून लागू कर दिया कि अगर नहीं करेंगे तो बाकी हिंदू वोट जो कट रहा है वो हमारा कट सकता है, बीजेपी बड़ा मुद्दा बना देगी, वो हो गया है। तो मुसलमानों को खुश करने के लिए उनका है चुनाव के बजट में 5700 करोड़ रुपया अलग से अल्पसंख्यकों को लिए दे दिया है। सब उन्होंने कोशिश किया है। मुस्लिम वोट उनका मोटा मोटी इंटैक्ट है, साथ है वो मोटा मोटी में चुनौती है। हाँ, मुस्लिम वोट उनका मोटा मोटी इंटैक्ट है। थोड़ा मुर्शिदाबाद मालदा में तो पहले भी उनके फेवर में नहीं था, वो बहुत ज्यादा रिजल्ट इस बार भी नहीं है। तो पश्चिम बंगाल में बदलाव के संपूर्ण संकेत है, उसके आधार है। बीजेपी ने जो घोषणा पत्र जारी किया है वो बहुत बैलेंस घोषणा पत्र है। उसमें कॉमन सिविल कोड ऐसा है जिसका खोल के विरोध करे ममता बनर्जी। गो हत्या बंदी है तो आप खुल के विरोध करिए, उसमें वो खुल के तो विरोध नहीं कर रही है ना, मतलब वो दोनों के बीच लेने की कोशिश कर रही है। तो इसीलिए थोड़ा भी रक्षात्मक ममता बनर्जी का होना कि उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें हैं, दिखाई पड़ रही हैं। अनुराग सर, बंगाल में और तमिलनाडु में वोटिंग होना बाकी है। जिस तरीके से इन 3 राज्यों के वोटिंग परसेंटेज, वोटिंग पैटर्न या मुद्दे दिखाई पड़े, क्या बंगाल और तमिलनाडु को भी आप वैसे ही देख रहे हैं? देखिए बंगाल में भी इस बार जो चुनाव है, पिछली बार भी बड़ा वो पावर पैक्ड चुनाव था। इस बार भी बहुत ज़्यादा बीजेपी ने, ममता ने, बनर्जी ने, सबने बड़ी एनर्जी लगाई हुई है, बहुत ज़्यादा पूरा, क्योंकि ये जो चुनाव है ये दोनों पार्टियों ने अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया है। बीजेपी ने भी और ममता बनर्जी ने, दोनों ने अपनी जो है पूरी सब कुछ उनका स्टेक पे है। अगर हम बीजेपी के दृष्टिकोण से बात करें तो पूरी भारतीय राजनीति में देखिए अब कांग्रेस, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बीजेपी के लिए नहीं रह गए हैं। जो 4 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इनके लिए जो क्षेत्रीय छत्रप थे उसमें उद्धव ठाकरे हो गए, जिनको किनारे कर दिया गया। नवीन पटनायक थे, वो उनके साथ और भी बहुत सारे उनके अपने भी एज फैक्टर्स थे, और बाकी बीजेपी ने वहाँ पर बहुत मेहनत करी, उनको हटा दिया। और अखिलेश, नीतीश कुमार जी को दूसरी तरह से कर दिया गया। अभी जो बचे हैं वो अखिलेश यादव जी बचे हैं, और अखिलेश यादव जी शायद इनके लिए इतनी वहाँ पे इज्जत का सवाल नहीं आया है। इज्जत का सवाल जो मूंछों पे आया है वो सिर्फ ममता बनर्जी के साथ आया है। अच्छा, अब ममता बनर्जी भी ये चीज़ समझ रही हैं कि जो वेस्ट बंगाल का चुनाव का जो पैटर्न है वहाँ जो आता है, तो जो वेस्ट बंगाल का पैटर्न है, जो एक बार आता है वो जाता नहीं आसानी से। लेफ्ट रहा, लंबे समय रहा, कांग्रेस रही, लंबे समय रही, टीएमसी आई, ममता बनर्जी आई, लंबे समय से हैं। अगर ये एक बार गई तो इनको ये पता है कि इनकी राजनीति खत्म है, फिर इनकी राजनीति का दी एंड है। इसलिए इन्होंने, और ममता बनर्जी बंगाल के अलावा कहीं है ही नहीं, तो अगर वो आम आदमी पार्टी दिल्ली से गई तो चलो पंजाब में जाके बैठ गए सारे नेता लोग। यहाँ तो मुसीबत ये है कि अगर वहाँ से गई तो कहीं की नहीं रह जाएंगी। और इस बार बीजेपी ने जो अपना घोषणा पत्र जारी किया है उसमें उन्होंने एकदम से जो ममता बनर्जी का जो किला था उसमें सेंध करी है। महिलाओं,
बेरोजगारों, युवाओं, उसके अलावा यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड आ गया, उसका 7th पे कमीशन आ गया, उसके बाद वंदे मातरम पे भी जो है उन्होंने छेड़ दिया। तो ये जो बीजेपी ने बहुत ही स्मार्टली अपने वोटर को, जो वोटर थोड़ा सा कंफ्यूज है, अभी जो अवधेश जी कह रहे हैं कि उनका टारगेट वो हिंदू वोट है जो एक बंगाली अस्मिता के लिए ममता बनर्जी के पास जाता था, हाँ, हमेशा से रहता था, उसको किसी तरह से अपनी तरफ लाना है। तो वो घोषणा पत्र में उन्होंने करने की कोशिश करी है। और इस बार का चुनाव ममता बनर्जी के लिए इतना आसान नहीं है, जिस तरह से चुनाव दर चुनाव बीजेपी का वोटिंग परसेंट, एनडीए का वोटिंग परसेंट वहां बढ़ता जा रहा है। राकेश सर, इस हफ्ते एक और डेवलपमेंट हमने देखा, कहा जा रहा था कि हुमायूं कबीर ओवैसी साथ होंगे तो बीजेपी को उसका फायदा मिलेगा। हमारे अमर उजाला से बातचीत में भी ओवैसी ने इस बात को कहा कि मुझे कोई बी टीम कहता है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अपना ज़मीन पे काम करूंगा, मैं सपोर्ट में रहूंगा हुमायूं कबीर की। लेकिन सप्ताह खत्म होते होते तक दोनों की राहें अलग दिख रही हैं। ये जो एक डेवलपमेंट बंगाल में दिखा है, ये इस बार चुनाव पर कितना असर डालेगा? बिल्कुल असर नहीं डालेगा। कारण ये है कि हुमायूं कबीर कभी मुसलमानों के नेता थे ही नहीं। बाबरी मस्जिद के नाम पे उन्होंने भीड़ जोड़ा और वो भीड़ से एक और ऐसे औरा बना कि हुमायूं कबीर मुसलमानों के बहुत बड़े नेता हो गए। और उसी झांसे में आके ओवैसी जी उनके साथ गठबंधन कर बैठे। वास्तविकता ये है कि जो भी 85 सीटें मुस्लिम प्रभावी बंगाल की हैं, उसमें 3 चुनाव में 75 सीटें ममता बनर्जी जीतती रही। मुस्लिम वोट न लेफ्ट के साथ गया न कांग्रेस के साथ गया। हाँ, ये ज़रूर है कि 2 राज्यों के चुनाव से ये ज़रूर लगा कि भाई ओवैसी जी एक प्रभावी नेता के रूप में आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ सकते हैं महाराष्ट्र और बिहार से। लेकिन बंगाल की तासीर अलग है। बंगाल की तासीर इसलिए अलग है कि वहाँ का मुसलमान ममता बनर्जी को छोड़ के इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि उसके मन में ये डर पैदा कर दिया गया है, यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो आप सब बांग्लादेश चले जाओगे। तो पूरा चुनाव जो आप देखेंगे ना, तमाम तरह के अपन गुणागणित की बात करते हैं, पूरा चुनाव डर और विश्वास के बीच में। भारतीय जनता पार्टी मुझे अभी भी नहीं लग रहा कि वो विश्वास हासिल कर पाई है, लेकिन ममता बनर्जी का डर अभी भी हावी है। वहाँ की पद्धति है, लोहा लोहे को काटता है, यही पॉलिटिक्स है बंगाल की। जैसे ही लेफ्ट पार्टी के पैटर्न पे ममता बनर्जी आई, 2011 में लेफ्ट पार्टी को उन्होंने बाहर कर दिया और जब तक वो कांग्रेस के पैटर्न पे थी वो संघर्ष कर रही थी। तो लेकिन वाम के पैटर्न पर आ पाएगी? लेकिन जिस दिन भारतीय जनता पार्टी वहाँ लेफ्ट और ममता के पैटर्न पे आएगी, उसी दिन सत्ता पे आ जाएगी। और पैटर्न ये है कि अपराधियों को संरक्षण दीजिए, मतदाताओं को डराइए, अपने वोटों को आगे बढ़ाइए और चुनाव जीत जाइए। डेवलपमेंट कोई इशू नहीं है। इसलिए बंगाल के आप पूरा मिजाज आप देखेंगे तो आज भी मुझे नहीं लगता कि डर विश्वास में बदल पाया है। और इसीलिए चाहे जितना पैरामिलिट्री फोर्स लगा दीजिए आप, कितने दिन रहेगा पैरामिलिट्री फोर्स? आंकड़ा देखिए, मैं अमर उजाला के इसी प्लेटफॉर्म पे आंकड़े प्रस्तुत कर चुका हूँ, 19 का, 20 का, 21 का। और वो आंकड़े इस बात के गवाह हैं कि मतदाता मन भले बनाया है ममता बनर्जी को बदलने के लिए, लेकिन उसके अंदर इतना साहस नहीं कि मतदान केंद्र पे जाके वो ममता बनर्जी के खिलाफ वोट डाल सके। क्योंकि अब तो ईवीएम में ये भी स्पष्ट हो जाता है ना किस बोलिंग में कितना वोट पड़ा। अब एसआईआर के दिया बार बार विषय आता है कि एसआईआर का मुद्दा ममता बनर्जी ने इतना बड़ा कर दिया है कि 15 साल का पूरा सत्ता विरोधी माहौल दब चुका है। अब एसआईआर में 90 लाख वोट कटे, 90 लाख में आंकड़ा जो आ रहा है 12 लाख वोट मुसलमानों के हैं, तो 78 लाख वोट किसके हैं? हम कहते हिंदू नहीं है, वो बंगालियों के हैं ना। तो 78 लाख जो वोट बंगालियों के कटे हैं तो उसमें मुसलमानों का ज़्यादा है या बंगालियों का ज़्यादा है? लेकिन उन्होंने क्या मानस बनाया है कि मुसलमानों के ज़्यादा वोट कट गए। तो क्या होता है ना कि आप चुनाव को किस दिशा में लेके जाते हैं। यदि आप सही दिशा में चुनाव लेके गए तो विपक्ष कहीं ना कहीं पीछे छूट जाता है। जैसे असम में हेमंत बिस्वा शर्मा अपने हिसाब से चुनाव को लेके गए और कांग्रेस बहुत पीछे छूट गई। उसी तरह से बंगाल में ममता बनर्जी एक पैटर्न के साथ लेके जा रही हैं चुनाव को, और उसके चलते तीनों पार्टियां यानी कि भाजपा, लेफ्ट और कांग्रेस पीछे छूट रही। अब एक सबसे जो इम्पोर्टेंट विषय है वो ये है कि बार बार ये आता है कि हुमायूं कबीर, आपने जो विषय उठाया कि हुमायूं कबीर का जो स्टिंग आया है,
अब इस बात का प्रमाण क्या है कि हुमायूं कबीर किसके एजेंट है, क्योंकि हुमायूं कबीर तृणमूल कांग्रेस के विधायक रह चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं और अब अपनी अलग दुनिया बना अब अपनी अलग दुनिया दिखाने का प्रयास कर रहे। तो क्या हुमायूं कबीर अभी भी किसी के एजेंट हैं क्या? अब देखिए, यदि आप इसका एक अलग समीकरण देखें तो हुमायूं कबीर ने अलग एक मोर्चा क्यों तैयार किया, तो उसमें एक एंगल ये भी है कि ममता बनर्जी ने जो मुस्लिम मतदाता उनसे नाराज हो रहे थे वो कांग्रेस के साथ न चले जाएं, क्योंकि कांग्रेस आक्रामक तरीके से मुस्लिमों को अपने साथ जोड़ रही थी। उस वोटर को एक अलग कैंप बना के रखने के लिए उन्होंने हुमायूं कबीर को प्लांट कर दिया। कर सकते हैं। तो अब हुमायूं कबीर एक बार प्लांट हुए किसके लिए कि कांग्रेस की तरफ जाने वाले वोट को आप रखिए अपने साथ। फिर ओवैसी वहां पे एक आक्रामक तरीके से उतरे और देश में एक बड़े मुस्लिम चेहरे के रूप में वो स्थापित हुए हैं, और उन्होंने हुमायूं कबीर के साथ जब गठबंधन किया तो ये लगा कि हो सकता है कि मुसलमानों का एक और पॉकेट उनके साथ चला जाए। तो अब ओवैसी को अलग थलग करने के लिए हुमायूं कबीर का स्टिंग आ गया सामने, गठबंधन टूट गया। तो क्या हुमायूं कबीर ममता बनर्जी के ट्रम्प कार्ड के रूप में इस्तेमाल हो रहे हैं क्या? तो एक पैटर्न ये भी हो सकता है। तो पैटर्न हर आदमी के अपने अपने होते हैं। अब कहा यह जा रहा है ममता बनर्जी ने प्लान किया कि भारतीय जनता पार्टी ऐसा कर रही है, लेकिन उसका एक पक्ष ये है कि ममता बनर्जी ही कहीं इस खेल में शामिल नहीं है। तो ये बंगाल की पॉलिटिक्स बड़ी उलझी हुई है, जो मुझे लगता है 4 मई के बाद ही कुछ सुलझी हुई दिखाई। विनोद सर, तमिलनाडु और बंगाल 2 ही स्टेट बचे हैं जहां चुनाव होना है। तमिलनाडु में द्रविड़ परंपरा जो हम हमेशा से देखने आए, पर विजय की एंट्री से थोड़ा सा चुनाव त्रिकोणीय जैसा दिखाई पड़ रहा है। पर बंगाल में भी सबने बात की कि एसआईआर को ममता बनर्जी ने इतना उठा दिया कि बाकी सारे विषय गौड़ हो गए। क्या बीजेपी जो एसआईआर का मुद्दा लेकर गई थी वो अब ममता के फेवर में, ममता के पक्ष में ज्यादा देख रहे हैं आप? देखिए, एसआईआर जो है, मैं बिल्कुल शुक्ला जी की बात से सहमत हूँ कि ममता ने एसआईआर को सार्वजनिक विमर्श का, राजनीतिक विमर्श का बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया, और जिस तरह उन्होंने एक्ट किया उस पर, तो बाकी चीज़ें गौड़ हो गई। और जदीद जी ने एक बड़ी अच्छी जानकारी दी, जो मेरी भी, जिसकी मैं पुष्टि करता हूँ, कि जिस दिन एसआईआर की घोषणा हुई थी बंगाल में कराने की, ममता बनर्जी ने अपनी पार्टी को तभी सक्रिय कर दिया था, और बिहार से उन्होंने सबक ले लिया था कि एसआईआर का विरोध करते हुए भी एसआईआर के साथ पूरा सहयोग करते हुए अपने वोटों को ज़्यादा से ज़्यादा मतदाता सूची में बने रहने देना है, और दूसरे के वोट कटें इसकी व्यवस्था करनी है। 200 बीएलए तो उन्होंने लगा दिए थे जिस दिन घोषणा हुई, उसी वही दिन मैं कह रहा मार्केट में हूँ, जाओ। मैं वही कह रहा हूँ कि उन्होंने पहले दिन से ही तृणमूल कांग्रेस ने ये अपनी तैयारी कर ली थी, और उन्होंने एक तरफ तो प्रकट रूप से उन्होंने, उनके नेताओं ने, उनके सांसदों ने एसआईआर के मुद्दे पर खूब चुनाव आयोग को घेरा, और ममता जी सुप्रीम कोर्ट भी आ गई, उनके सांसद चुनाव आयोग तक प्रदर्शन करने चले गए, सब सारा हुआ। लेकिन नीचे ग्राउंड पर वो सबसे ज़्यादा काम कर रहे थे एसआईआर को लेकर के, उनके बीएलएस जो है, तो वो उन्होंने उसको किया। और उनकी स्ट्रेटजी यही थी, रणनीति यही थी कि जो उनकी 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी है उसको ज़्यादा तूल न मिले। दूसरी बात ये है कि ममता बनर्जी का कनेक्ट जो है, जो आम, देखिए हम बार बार कई बार चीज़ों को अपने हिसाब से हम सभी विश्लेषण करते हैं। जैसे अवधेश जी ने कहा कि सभ्यताओं का संघर्ष है, तो सभ्यताओं का संघर्ष पता नहीं कैसे है, उनका अपना विश्लेषण होगा कि जो ममता बनर्जी को वोट देता है नॉन मुस्लिम, तो वो किस सभ्यता में आता है? ये सांस्कृतिक संघर्ष की बात है। जो हिंदू ममता जी को वोट देता है वो क्या अपने लिए संकट मानता है सभ्यता का? ममता जी खाली मुसलमान के वोट से तो जीत नहीं सकती, कोई पार्टी नहीं जीत सकती। तो अगर उनको एक बड़ी तादाद में हिंदुओं का वोट मिलता है, गैर मुस्लिमों का वोट मिलता है, तो वो भी तो उनके साथ है, वो भी तो एक सभ्यता का हिस्सा है। जैसे कम्युनिस्टों को मिलता था, वामपंथियों को, दुर्गा पूजा करने वाले बंगालियों को वोट भी मिलता था, उन्हीं को मिलता था। तो खैर वो अपनी अपनी व्याख्या है। शुक्ला जी जैसे डर और विश्वास की बात कही, तो ऐसा लगता है कि पूरे बंगाल को ममता बनर्जी इतना डरा रखा है, इतना डरा रखा है कि लोग वोट, ऐसा भी नहीं होता। इतने डर से कोई वोट, यानी सिर्फ डर के कारण ममता बनर्जी जीत रही है, तो उस जनादेश का भी ये अपमान है कि सिर्फ डर के कारण जीत रही है। ठीक है, एक सेक्शन में डर होगा, अगर इतना डर होता तो बीजेपी की 77 सीटें भी नहीं आती फिर। तो ऐसा नहीं है, ममता बनर्जी के खिलाफ जो हैं वो हैं, वो डालते हैं जाके वोट, जो नहीं डालते हैं वो, तो ये सरलीकरण है मेरे हिसाब से। मैं उनकी मान्यताओं को या उनकी विश्लेषण को वो खारिज नहीं कर रहा हूँ, उनका विश्लेषण होगा, मेरा विश्लेषण ये सरलीकरण है। ममता बनर्जी का एक कनेक्ट है, वहाँ के कॉमन बंगाली से कनेक्ट है। पिछला चुनाव वो बंगाली अस्मिता को अपने साथ जोड़ती हैं पूरी तरह से। अब गुजरात में मोदी जी लगातार जीतते थे गुजराती अस्मिता को जोड़ करके, तो कोई डर थोड़ी था, ऐसा थोड़ी था कि डर
कांग्रेस का 38% 36% वोट था और बीजेपी को 49% वोट मिलता था, तो वोट मिलता था उनको भाई। तो ये जो है ममता बनर्जी पूरे उस कनेक्ट के साथ, आज भी वो जिस तरह के घर में रहती हैं, आज भी वो स्लीपर पहन करके और सूती साड़ी पहन करके निकलती हैं, उनके व्यक्तिगत उनके ऊपर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं, उनके मंत्रियों पर होगा। जैसे अरविंद केजरीवाल की यूएसपी खराब हुई शीश महल के चलते हुए और उनको उनके ऊपर चिपक गया भ्रष्टाचार का आरोप, बाद में कोर्ट से शराब वाले मामले में उनको राहत मिली, लेकिन वो तो चिपक गया ना। पर ममता बनर्जी पर व्यक्तिगत कोई आरोप नहीं चिपका है। ये मतलब किसी भी नेता की जो क्वालिटीज़ हैं उन पर भी ध्यान देना चाहिए। वो आक्रामकता के साथ दिल्ली की सत्ता का मुकाबला करती हैं, जुझारू हैं, चाहे डटी जुझारू रहती हैं, हैं। चाहे दिल्ली में यूपीए की सरकार हो, तब एक समय वो हिस्सा थी यूपीए का, एक समय मुकाबला भी करती थी। तो वो उनकी एक यूएसपी है और उनका अपने वर्कर से, अपने उनसे जो कनेक्ट है। भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी चुनौती ये है, वहाँ पर उसको स्पेस तो मिल गया, स्पेस जो कांग्रेस ने खाली किया, जो लेफ्ट ने खाली किया, उसका एक बड़ा हिस्सा भाजपा को मिला और 3 से 77 तक पहुंची, 38% वोट है उसके पास। लेकिन उसके पास आज भी ममता के मुकाबले कोई अपना नेता नहीं है, लीडर नहीं। और देश में ये पैटर्न तो भाजपा ने ही शुरू किया। पर इंदिरा गांधी के ज़माने का पैटर्न था कि नेता तुम्हारा कौन है बताओ, इंदिरा जी के मुकाबले। बाद में फिर बीजेपी ने अपने नेताओं प्रोजेक्ट करके जो नेताओन्मुखी चुनाव बनाया। तो बंगाल में जैसे अन्य राज्यों में बीजेपी के पास अच्छे नेता रहे, मोदी जी रहे गुजरात में, योगी जी आज उत्तर प्रदेश में हैं, या वसुंधरा राजे थी मध्य प्रदेश में, शिवराज सिंह चौहान थे। बंगाल में कोई ऐसा उनका अभी तक नेता नहीं बना। दिलीप घोष को कोशिश की गई, नहीं बन पाए, वो शुभेंदु अधिकारी पर टिके हुए हैं। शुभेंदु अधिकारी तृणमूल से आए हुए हैं, खुद इतने सारे मामले हैं उनके पर मामले हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसका फायदा ममता जी को मिलता है। चुनाव भाजपा 2016 से लगातार पूरी आक्रामकता से लड़ रही है, पूरी रणनीति से लड़ रही है। हर बार लगता है कि इस बार जो है बस निकला। अब देखिए 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने 18 सांसद जीते थे, लेकिन उनकी संख्या घट गई, 2024 में 12 रह गए। तो इसलिए मुझे लगता है बंगाल अभी वोट परसेंटेज आने दीजिए, वोटिंग होने दीजिए। आज भी ममता बनर्जी अहेड है, आगे हैं, भाजपा मुकाबला कर रही है। और एक और दिलचस्प बात है, इस बार ये बात सब शुक्ला जी भी कह चुके हैं कि भाजपा इस चुनाव को मोदी बनाम ममता नहीं बना रही है। अमित शाह जी वहाँ पर नेतृत्व कर रहे हैं बीजेपी का, प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं, लेकिन जो पिछला चुनाव मोदी बनाम ममता बन गया था, उस इस बार एक वैसा बार नहीं भी है। बात नहीं उठाई ममता बनर्जी की, जबकि 6 गारंटी की बात कर दी है, अपराध के बात देखिए शुभेंदु अधिकारी को भाजपा ने घोषित नहीं किया मुख्यमंत्री का उम्मीदवार। हाँ, 2 जगह से चुनाव लड़ा के ये मैसेज दिया है कि शुभेंदु उसका चेहरा हो सकते हैं। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी का रैंक एंड फाइल जो बंगाल का है वो इसको एक्सेप्ट कर पा रहा है क्या? और क्या शुभेंदु और ममता की जब तुलना होगी तो उसमें शुभेंदु अधिकारी अक्रॉस बंगाल की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें ममता से आगे ज़्यादा बेहतर साबित होंगे? बहुत सारे प्रश्न हैं जो चुनाव में उठेंगे। लेकिन एसआईआर के मुद्दे को ममता बनर्जी ने काफ़ी हद तक अपने पक्ष में कर बना लिया। 3 राज्यों का चुनाव हो चुका, 2 बचे राज्य। ममता का एसआईआर का मुद्दा, ममता बनाम अमित शाह, और तमिलनाडु में कितना आप द्रविड़ राजनीति को अभी विजय प्रभावित करते दिखाई पड़ेंगे? मैं चाहूंगी दोनों राज्यों का विश्लेषण ले लें। तमिलनाडु रह गया। तमिलनाडु में तो देखिए कि डीएमके की कोशिश तो है कि वो बने रहें, लेकिन वहाँ बदलाव होता है, कितना होगा वो देखना पड़ेगा। लेकिन इस बार वहाँ मुकाबला त्रिकोणीय नहीं है, चतुष्कोणीय है। डीएमके है, एआईडीएमके और एनटीके भी है सीवन वाली, और फिर विजय का फैक्टर है। अब इस बार सबसे बड़ी बात यह है कि विजय के पास कैडर नहीं है। ये एआईडीएमके और डीएमके की तरह ग्राउंड लेवल के कार्यकर्ता नहीं है, लेकिन पॉपुलैरिटी है, एक्सेप्टेंस है, और 51% से ज़्यादा जो महिला वोटर हैं वो हैं। क्या 100 साल से ऊपर की पूरी जो मतलब आज़ादी और उसके पहले का द्रविड़ आंदोलन वो सब मिला के मैं गिन रहा हूँ, उस द्रविड़ राजनीति को चुनौती दे पाएंगे वो? ये सबसे बड़ा सवाल है। और वो नहीं दे पाते हैं तो एक और नया फैक्टर आ गया, एक और नया चुनाव हो गया, और थलपति हैं वो। लेकिन वो क्या थलपति चुनाव, हमने ऐसा देखा है कि बहुत सारी जगहों पर जब बड़े बड़े फिल्म के कलाकार चुनाव लड़ते हैं तो कई बार वो सफल नहीं होते। लेकिन तमिलनाडु जगह ऐसी है कि वहाँ राजनेता ही मुख्यमंत्री बनते हैं और वो फिल्मों में एक्टिंग भी कर रहे होते हैं साथ ही साथ। बड़ा अलग तासीर का राज्य है तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में चतुष्कोणीय है मुकाबला, और इस चतुष्कोणीय हो जाने में किस सीट पर किसके कितने वोट कटेंगे उसकी जो गहन पड़ताल अगर हम करें तो हम समझते हैं कि इस बार द्रविड़ राजनीति को चुनौती है, लेकिन आमूल परिवर्तन वाली नहीं है। लेकिन अगर वो कुछ सीटों पर भी अपना दबदबा कायम करते हैं तो इसके अगले चुनावों में द्रविड़ राजनीति के लिए एक बड़ी दस्तक हो जाएगी कि क्या द्रविड़ राजनीति का वो दौर खत्म हो रहा है, चाहे डीएमके आए चाहे एआईडीएमके आए, लेकिन द्रविड़ राजनीति चलती है। वही ने भाई, भाजपा और कांग्रेस
दोनों बड़े राष्ट्रीय दल वहां पर एक छोटे भाई की भूमिका में हमेशा रहे और उन्होंने जिन नेताओं को अपना काम आगे बढ़ाने के लिए तमिलनाडु में अपनाया वो भी द्रविड़ राजनीति की छत्रछाया में पले बड़े नेता रहे। तो वो लोग भी दरअसल द्रविड़ राजनीति को कभी भाजपा ने अपने तय बहुत कोशिश की, कांग्रेस ने तो नहीं की, क्योंकि उसका काम चल जाता था, विचार मिल रहे हैं और शामिल रहे और वहां के नेताओं के साथ उन्होंने उस तरीके की लड़ाई नहीं लड़ी। भाजपा ने इसको लड़के देख लिया, उनको समझ में आया कि इस किले को उस तरीके से नहीं भेजा जाता है। द्रविड़ राजनीति की जड़ें बहुत गहरी हैं, जबकि वही तमिलनाडु ही वो राज्य है जहां 38 में से 37 जिलों में अनुसूचित जाति और जनजाति पर होने वाले अत्याचारों के मामले में 37 जिलों को संवेदनशील माना गया है। ऐसे राज्य की राजनीति और उसके अंदर के जो छोटे छोटे पहलू हैं बहुत गंभीर और गहरे हैं, लेकिन हीरो वर्शिप वहाँ पर बहुत है। वो अचानक किसी भी हीरो को बिना उसके कैडर और उसके भी, तो इसलिए हो सकता है विजय का फैक्टर अभी यहाँ बैठकर में नहीं, लेकिन जो तमिलनाडु पर हम कवरेज कर रहे हैं, अमर उजाला के प्रतिनिधि भी गए हैं, उनसे मिले इनपुट्स के आधार पर और जो कुछ भी छप रहा है वहाँ का, उसके आधार पर मैं इतना आकलन दे सकता हूँ। बंगाल के लिए मैंने आपको पिछले हिस्से में बताया और आगे भी मैं कहूँगा कि ममता बनर्जी को हराने के लिए पूरी कमर कसी हुई है। लेकिन हम अपने पिछले हिस्से में बात कर रहे थे कि एसआईआर से वोटर ही कम हो गए इसलिए परसेंटेज पे, लेकिन मुझे आंकड़ा दिलचस्प मिला हमारी चुनाव डेस्क से तुरंत में। देखिए, असम में 2021 में कुल 2.34 करोड़ वोटर थे और 2026 के चुनाव में वोटरों की संख्या 2.5 करोड़ हो गई है। मतलब जो 82 से 85% वो 2% बढ़ाए थे, उसमें हम मान रहे थे कि इसका फैक्टर, लेकिन इसका नहीं है। मतलब ओवरऑल वोटिंग ही बढ़ी है असम में, ये डेटा ये साबित करता है। पुडुचेरी में 2021 में कुल 1 करोड़ से ऊपर के वोटर थे और 2026 में ये कम हो गए, तो यहाँ 54,196 वोटर घट गए हैं। केरल में 2021 में कुल 2 करोड़ 75 लाख वोटर थे और 2026 में 2 करोड़ 71 लाख 42, मतलब 3,60,816 वोट यहाँ घट गए हैं, केरल में घटे हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल में 2021 में 7.34 करोड़ वोटर थे, 2026 के विधानसभा चुनाव में मतदाताओं की संख्या घटकर 6.75 करोड़ रह गई है, यानी यहाँ 21 के मुकाबले 59 लाख वोटर घट गए हैं। तो अब हम ये आंकड़ा जब देखें कि 59 लाख वोटर घट गए हैं और अब हम बंगाल का चुनाव बचा हुआ उसकी बात ही कर रहे थे तमिलनाडु के साथ, तो एक दिलचस्प तथ्य है कि भाजपा और टीएमसी के बीच कुल वोटों का अंतर पिछली बार 60,62,000 का ही था। तो 60,62,000 का पिछली बार अंतर था वोटों का और इस बार 60 लाख वोट घट गए हैं। ये बड़ा महत्वपूर्ण फैक्टर हो सकता है। क्या ये पूरी रणनीति जो एसआईआर वाली थी, लेकिन जो मैं इसके पहले आपको इनपुट्स भी दे रहा था बंगाल वाले, हालांकि मैं उस हिस्से में उसको बोल गया कि वहां पर एसआईआर को लेकर तृणमूल कैडर लेवल पर, बूथ लेवल पर, मोहल्ले के लेवल पर बहुत सक्रिय रही है। ऊपर से आदेश जारी हुआ है कि ये इंश्योर किया जाए कि हमारे वोटरों के कागज पत्तर बिल्कुल बराबर हों, दुरुस्त हों, कागज पत्तर कम होने की वजह से उनका नाम नहीं कटे, और बल्कि हमको मालूम है कि कुछ पॉकेट्स में भाजपा के कमिटेड वोटर हैं, वो हमको तकलीफ देते हैं, तो इंश्योर करो कि ये कागज बनाने आए तो इनके कागज नहीं बने, उनके वोट कटते हैं। तो देखिए कि रणनीति किस किस स्तर पर कैसे कैसे, और वो एक मैंने बताया ही कि अगर कोशिश की चुनाव आयोग ने कि लोग भय से वोट देने नहीं जाते, दूर तक जाएंगे, लोग मारपीट देंगे, तो वहीं पोलिंग बूथ बनाने की जो कोशिश थी उसमें भी एक उन्होंने तरकीब लगाकर कोशिश की कि वैसा नहीं हो। तो अब ये देखना पड़ेगा। जो राकेश जी कह रहे थे चुनावी हिंसा वहाँ का एक बड़ा कड़वा सच है, उसका इससे भी साबित होता है कि बाद में आगजनी हुई है उन वोटर इलाकों में जहाँ पर विपक्ष को अगर उनके विरोध में ममता बनर्जी के, तो वहाँ पर मारपीट हुई, आगजनी हुई, बहुत हुआ। और इसीलिए इस बार चुनाव आयोग ने घोषित किया है कि सीएपीएफ जो है वो अगले 3 महीने रहेगी। उस भय से मुक्ति दिलाने के लिए और उस साइकोलॉजिकल प्रेशर को हटाने के लिए ही कहा गया है कि सीएपीएफ और सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती चुनाव खत्म होते ही जो 1 हफ्ते में वापस आ जाती थी, वो अगले 3 महीने उनको रखा जाएगा। तो ये भी उसी भय को कम करने की दिशा में एक कदम है कि भाई ऐसा नहीं होगा कि अगले दिन कोई तुम्हारे घर में, और 3 महीने मान लो आपने किसी दूसरे पक्ष को जिता दिया और 3 महीने तक वहां सेना बनी रहेगी, ये सीएपीएफ के सेंट्रल रिजर्व फोर्सेस के लोग बने रहेंगे, ऐसा घोषित कर दिया, तो इससे शायद उस भय से उबारने में लोगों को, ये सारे फैक्टर्स मिलाकर क्या होगा ये तो 4 को पता लगेगा, लेकिन ये फैक्टर्स है जिनकी चर्चा हम कर सकते हैं। तो फिलहाल 2 राज्यों के चुनाव बाकी हैं। 5 राज्यों के घमासान में जिस तरीके से ग्राउंड रिपोर्ट्स आ रही है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। 4 मई को सुबह 7 बजे से लगातार आप देख पाएंगे हर सीट का रुझान और फिर परिणाम, और उसके बाद उसका विश्लेषण। बने रहिए अमर उजाला के साथ। बहुत शुक्रिया आप सबका।